हरकतें मत करना बस। बहुत अच्छी बात है। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो कहाँ पे हो आप? आसपास कहीं लक्ष्मी नगर में या कहीं दूर से? मैं ना अभी क्लास ले रहा हूँ, एक बारी ना मैं 8 बजे फ्री हो जाऊंगा, तो या तो आप मुझे मैसेज डाल देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। ठीक। हम्म। क्या कराया था लास्ट क्लास में? है? किसके? लाइव प्रोसेस के नोट बहुत जल्दी मिलेंगे, थोड़ा सा टाइम दे दो मेरे को। हाँ हाँ। ज़्यादा नहीं, 2 4 5 पे छोड़ दो, या तो मैं प्रिंटेड दे दूंगा, टेंशन ना लो। क्योंकि ना काम कर रहा हूँ तो थोड़े दिन लगेंगे बस। ये हो गया। कहाँ तक कराया था यार? कौन सा कराना है? एसिड बेस एंड साल्ट ना? कहाँ तक हो गया है? लास्ट क्लास में अब्सेंट कौन कौन था? तुम, ये, आप भी। भाई बहुत सारे बच्चे अब्सेंट थे ना, एक दो नहीं अब्सेंट थे। आज भी अब्सेंट है ऑलमोस्ट। नविशा इतना पीछे जाके क्यों बैठी हो? आज वेदिका गायब है। हम्म। इनऑर्गेनिक करवा दिया है? ये क्या स्टार्ट हो गया भाई? हम्म। पिटेगा देखना किसी दिन। मैच ही देख लो ना, लायक हूँ।
क्या करके? कैसी मैच फिक्सिंग? अरे यार पागल हो तुम। मैच वैच को लेके इतना मैं वो नहीं होता सीरियस, बस पैसे लेके रहता हूँ। हैं? किसने कह दिया मैं एमआई पे हूँ? क्या बात कर रहे हो? ऐसा नहीं कह सकता मैं यार। आईपीएल देखते हो क्या? है। आरसीबी। आरसीबी वाले तो बहुत खुश होंगे। 2 साल बैन होने से क्या हो गया इसको? अच्छा। अरे यार, बच्चा बड़ा नहीं होगा ना, ये भी तो दिक्कत है। आईपीएल में फंसा हुआ है। ये हो गया था ना, इनऑर्गेनिक एसिड हो गया था। ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड, इसकी बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वो सारे एसिड जिनका आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओ तो वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, या कह सकते हो 100% आयनाइज हो जाते हैं या आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। वो क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जो पार्शियली आयनाइज होते हैं या बहुत कम नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके वीक एसिड्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे HCl हो गया आपका, HCl हो गया आपका, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है। यहीं पे आपका H2CO3 हो गया, HCOOH हो गया, या फिर CH3COOH, ये आपके क्या है, वीक एसिड्स। ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जनरली वीक एसिड होते हैं, और जितने भी आपके क्या होते हैं मिनरल एसिड होते हैं जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वैसे तो H2CO3 भी मिनरल एसिड है लेकिन फिर भी वीक एसिड है। ठीक है। क्लियर है? जल्दी नोट करो, हाँ इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत पड़ेगी जब हम पता करेंगे कि साल्ट का नेचर, कोई भी गिवन साल्ट एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो वहां पे ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। रुद्र, अभी आए हो ना? क्यों? 14 मिनट लेट? मुकुल तुम सुधर नहीं रहे हो। तुम्हारा लेट ना, ये जो 14 मिनट का है ये बंद ही नहीं हो रहा है। हम्म। कैसे काम चलेगा? चलो आज मैसेज करता हूँ मेरे को। और तुम्हें रुद्र क्या हो गया, बहुत दूर से आते हो? सो गया था, सोने वाला कौन सी आदत है? अरे आ गए। एक बार दिखाना, कॉफी दिखाना मेरे को। इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया सेट कहाँ से ले आई तो? ऐसे करना है, ऐसे एक बारी। चल, ये एक बारी देखना है मेरे को, एक बारी देखना है, ऐसे करो। जल्दी से। इतनी बढ़िया सेट कहाँ से ले आए तो? अरे भाई, गोल्ड की, गोल्ड की पन्नी चढ़वाई है उसपे। प्लेटिंग करवाई है। हाँ।
इसको बोलते हैं फार्मिक एसिड। नोट तो किया होगा आप लोगों ने, किया है ना? फार्मिक एसिड है, उसका नाम है फार्मिक एसिड। तुम ना जल्दी ही बोलोगे। ये होता है आपका एंट में भी होता है, और बी स्टिंग में भी होता है, और नेटल स्टिंग में भी होता है। ठीक है, वैसे तो इसका नाम है फार्मिक एसिड, एक और नाम है इसका मिथेनोइक एसिड। तुम भी लेट हो? हाँ, अभी तो आई हो। 6 पे आ गई थी? 6 पे नहीं आई थी तुम, झूठ बोल रही हो। 10 पे आ गई। ये ना जो 2-3 लेट वाले हैं ना, मैं इन सबके नाम डालूंगा आज, टेंशन मत लो। हम्म। अभी भी कोई एब्सेंट है? कौन एब्सेंट है? सामिया और एक और कोई एब्सेंट? 2 बच्चे एब्सेंट। कौन एब्सेंट है भाई? अथर्व। हो गया, ये सबका हो गया? नलाइको कितना धीरे धीरे लिखोगे। अच्छा, पता है जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, सारे वीक एसिड होते हैं, तभी हम खाते भी हैं इनको, जैसे विनेगर वगैरह हो गया, है ना? नहीं तो स्ट्रोंगर होते तो ये काफ़ी हार्म करते, हमें बहुत नुकसान पहुंचाते। इसी वजह से जितने मिनरल एसिड्स हैं वो जनरली हमारी डेली लाइफ में यूज नहीं होते। और जितने भी फ्रूट्स वगैरह हो गए, एनिमल्स वगैरह हो गए, इनमें जो भी एसिड्स होते हैं वो सारे आपके वीक एसिड्स होते हैं, सारे के सारे। हाँ, जितने भी एडिबल एसिड्स हैं आपके ना, सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं और सारे वीक एसिड्स। ठीक है, हो गया ना ये? अब बात करनी है आपको बेसिसिटी की। एसिड का बेसिसिटी होता है और बेस का एसिडिटी होता है। मतलब उल्टा, कि एक एसिड कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन जनरेट करता है, या इनडायरेक्टली कितने OH को न्यूट्रलाइज कर देगा। कितने OH को न्यूट्रलाइज कर देगा या कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन जनरेट करेगा इनडायरेक्टली, वो इसकी क्या होगी? बेसिसिटी होगी किसी भी एसिड की। ठीक है, ध्यान रखना। कितना हाइड्रोजन वो क्या करेगा? जनरेट करेगा एक्वस सॉल्यूशन में। मोनो बेसिक, मोनो का मतलब होता है 1, तो इसका मतलब हो गया जैसे HCl, HNO3, ये क्या थे आपके? मोनो बेसिक एसिड है, मतलब एक ही आयन H प्लस जनरेट करेंगे। ठीक है, लेकिन डाई बेसिक में जैसे H2SO4 हो गया, या H2CO3 हो गया, ये कैसे है? डाई बेसिक एसिड है, मतलब 2 H प्लस आयन जनरेट करेंगे। ठीक है, और ये ट्राई बेसिक है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे H3PO4 हो गया, ये आपका क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। कौन कितने आयन प्रोड्यूस कर सकता है, ये वाली बात है। ये तो खतरनाक वाला जो केस है वो ये कह सकते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, ये वाली बात है। ये तो फॉर्मूले में इतने हाइड्रोजन है तो H प्लस इतने जनरेट करेगा, वो अलग केस है। अब जैसे H2CO3 है, वो वीक एसिड है, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। 10 मॉलिक्यूल मैंने डाला तो 10 के 10 आयन नहीं प्रोड्यूस करते, तो वीक है। जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, सारे के सारे आयन में कन्वर्ट हो जाए, वो आपका स्ट्रॉन्गर एसिड है, और वो जनरली कोरोसिव होता है। ठीक है, ये नोट कर लो। आया एक से, जल्दी करो जल्दी।
खाएगा। थोड़ा सा रुक नहीं पाता ना, मैं देख लेता हूँ कोई कुछ लेके आया है तो। हाँ, आना है। अच्छा ठीक है, ध्यान देना भाई। अब हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। पहली प्रॉपर्टी है आपकी कि मेटल के साथ जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। कोई भी एसिड, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे HCl ले लूं और साथ में क्या रख दूं, जिंक, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, ZnCl2 और H2 गैस। एक बात ध्यान रखना, आप ना बार बार फॉर्मूले गलत करते हो, इधर रखते हो इसके हिसाब से आप यहाँ ZnCl लिख के छोड़ देते हो। फॉर्मूले आपको अपनी वैलेंसी से बनाने हैं, इसको देखते हुए नहीं कि इधर कितने एटम है वही उठा के इधर बैलेंस कर रहे हो, ऐसा मत करना। फॉर्मूले अपने मर्जी से बनाना, वही वैलेंसी ध्यान रख के जो मैंने स्टार्टिंग में कराया था। इसके बाद आपका काम है बैलेंसिंग का, उससे पहले का नहीं है। अब यहाँ पे देख लो H2 है तो आप यहाँ क्या कर दो, 2 कर दो, ऑलरेडी बैलेंस है। इसी तरह से कोई भी ले लो, जैसे सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे H2SO4 ले लिया और यहाँ पे सपोज करो मैंने एल्यूमिनियम से रिएक्शन करा दी, तो एल्यूमिनियम पे क्या होता है, Al3+ होता है ना, और सल्फेट पे 2-, तो बताइए क्या बनाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस में क्या बनाएगा, H2। बात समझ आई। तो कोई सा भी मेटल हो, कोई सा भी एसिड हो, वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इतनी बात क्लियर है सबको। अब एक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, या एक्टिविटी में आता है या फिर केस स्टडी में आता है, ऐसा कह लो। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है ना, इसे हमें चेक करना है, क्या कंफर्मेशन लेनी है इसकी कि एग्जैक्टली क्या ये हाइड्रोजन गैस ही है। तो पता है क्या करना है आपको, एक टेस्ट ट्यूब लेना है ऐसे ही, और टेस्ट ट्यूब में आपको जिंक मेटल डाल दो, चाहे कोई सा भी मेटल डाल दो जो एसिड से क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे आप चाहो तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना, सल्फ्यूरिक एसिड में छोटे छोटे पीसेज डाल देना मेटल के। जैसे ही मेटल के पीसेज डालोगे ना, यहाँ पे ऊपर गैस कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसे ये रिएक्ट करेगा और H2 गैस प्रोड्यूस करेगा, वैसे ही टेस्ट ट्यूब आपकी गैस से भरना शुरू हो जाएगी। इसी को आप कलेक्टिंग ट्यूब से क्या कर दो, पास कर दो, किससे, सोप सोल्यूशन से। ये ध्यान रखना, ये क्या है आपका, सोप सोल्यूशन है। डिटर्जेंट वगैरह जो मर्जी वो डाल के छोड़ दो इसमें। इसके बाद जैसे ही एयर को पास करोगे ना, तो बबल्स फॉर्म करेंगे, और ये जो बबल्स बन रहे हैं ना, इसमें कौन सी गैस ट्रैप है, हाइड्रोजन गैस। और जब आप बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल कुछ भी ले जाओगे ना, तो ये फटेगा पॉप साउंड के साथ, और जब पॉप साउंड प्रोड्यूस होना तो समझ जाना क्या है, हाइड्रोजन गैस ये। तभी होगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, चेक करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं, मतलब वही एक केयरफुली प्रोसीजर फॉलो करना, एक सीधे हाथ में बम लेके आग लगा देना, बस इतना बेसिक सा फर्क है। ठीक है। तो लेबोरेटरी में जो भी चीजें रखी जाती हैं सारी, वो केयरफुल ऑब्जर्वेशन के लिए और चीजों के लिए, हाँ वही कह रहा हूँ। तो एक तो ये कि अब जैसे एसिड है, तो एसिड मैंने डाला है टेस्ट ट्यूब में, अब मैं उसे सेक कर रहा हूँ, 2 बूंदे हाथ पे आ रही हैं, तो मैं हर बात का ध्यान रखूंगा ना, तो इसलिए थोड़ा केयरफुल अरेंजमेंट किया जाता है। कुछ नहीं होगा, हाथ पे गिरेगा, अगर ज्यादा स्ट्रोंगर नहीं हुआ तो स्वेलिंग वगैरह आएगी, थोड़ी देर बाद जलन फील होगी, और क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ तब ठीक है, लेकिन वही है ना कि ये करना क्यों है। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, कोई और गैस यहाँ प्रोड्यूस होती ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो बर्न नहीं होती। हाइड्रोजन जो है वो हाईली कंबंसिबल गैस है, फ्यूल की तरह से यूज होती है बहुत जगहों पे, जैसे रॉकेट फ्यूल है ना, रॉकेट फ्यूल हो गया, वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन यूज करते हैं, पेट्रोलियम वगैरह और बाकी चीजों के बजाय। नहीं, ऑक्सीजन जलती थोड़ी है, ऑक्सीजन बर्निंग में सपोर्ट करती है, ऑक्सीजन बर्निंग में सपोर्ट करती है, जलने
हाँ वही कह रहा हूँ ना, ऑक्सीजन बर्निंग में सपोर्ट करती है, उसकी वजह से कोई चीज जलती है अच्छे से, ऑक्सीजन नहीं जलता है। ठीक है। हाइड्रोजन में आग लगा दो, ऑक्सीजन में क्या आग लगाना है? या कमरे में क्या लगाओगे नालायक? ऐसे लग रहा है जैसे कमरे को बंद कर दोगे कहीं से गैस निकलेगी नहीं। हाइड्रोजन बहुत लाइटर गैस है, बहुत लाइट है, और इतनी लाइट है कि जैसे ही आप यहाँ खोलोगे ना तो यहाँ पे रुकेगी नहीं वो, एटमॉस्फेयर का सबसे ऊपर वाला पोर्शन पकड़ेगी तुरंत। ग्रेविटी भी तो चाहिए, मास भी तो चाहिए उसका। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2, यही आपके एटमॉस्फेयर में मतलब क्लोज अर्थ के क्या है, इसी वजह से तो पॉसिबल है, क्योंकि उनके मास ज्यादा है तो ग्रेविटी की वजह से नीचे प्रेजेंट है। लाइटर गैस कोई सी भी होगी वो तुरंत ऊपर वाले पोर्शन में जाके रुकेगी, यहाँ रुकेगी ही नहीं। ठीक है। तो वो सब बातें ना डिस्कस करके इस पे आते हैं वापस। इसमें ध्यान रखना बस कि पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वो कंफर्मेशन है किसकी? हाइड्रोजन गैस की। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है। बाकी कुछ नहीं है इसमें, और बस ये ध्यान रखना और स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखना। जैसे कभी कभी ना कुछ क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, लिखना पड़ता है। जैसे एनसीईआरटी में ही एक क्वेश्चन है कि जितने भी आपके मेटल के वेसल्स होते हैं उनमें क्या करना चाहिए, सॉर सब्सटेंसेस कलेक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? तो कहते हैं भाई कि अगर आप उसमें सॉर सब्सटेंसेस जैसे कर्ड हो गया, अगर मेटल के वेसल में रख देते हो तो कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है ना। एसिड मेटल से क्या करता है, रिएक्ट करता है। अब आपने कर्ड रख दिया, कर्ड आपके मेटल से क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। रिएक्ट करने के बाद साल्ट बना रही है और हाइड्रोजन गैस। अब वो क्या हो रहा है, आपके जो खाने की चीजें हैं उसमें साल्ट आपका क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है मेटल रिएक्ट करके, तो वो क्या हो रहा है, अब अनफिट है, खाने लायक नहीं है वो बिल्कुल भी। वो क्या हो रहा है, पॉइजनस हो रहा है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कभी भी मेटल के वेसल में ये चीजें नहीं रखते। एक जरूरी बात और, हाँ, मेटल में बना, क्या बात कर रहे हो? हाँ तो ये कह सकते हो लो टेम्परेचर पे रखते हो उसमें, ठीक है, तब ऐसा करते होंगे। नहीं तो अदरवाइज तो फिर तो भाई अच्छी बात नहीं है। नहीं करना चाहिए, हीट भी नहीं करना चाहिए। तो मतलब कर्ड को हीट करने का कोई प्रोसीजर ही नहीं है। कर्ड तो हमेशा क्या होती है, ठंडी ही चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, तो उससे तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, लो टेम्परेचर पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। और जो भी हम यूज करते हैं ना बेसिकली कंटेनर, वो एलॉय होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। वैसे जनरली मेरा मानना है कि करना नहीं चाहिए मेटल का। जैसे हम घरों में यूज करते हैं तो स्टेनलेस स्टील करते हैं, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, बहुत लेस रिएक्टिव होता है, रिएक्ट भी नहीं करता ना के बराबर करता है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन बचना चाहिए। लेकिन गाँवों में जैसे है ना, या कहीं पे भी देखोगे जनरली तो वो मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं। हाँ मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे जो क्या बोलते हैं, जो टॉय वगैरह बनाते हैं मिट्टी के और बाकी चीज़ें, तो देखा होगा वो वैसे भी सामान, घड़े वगैरह भी बेचते हैं। तो वो लोग जो कर्ड वगैरह बनाते हैं वो बेसिकली मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं, फ्लेम पे भी या चीज़ें करते हैं या दूध वगैरह रखते हैं, तो जनरली मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा नहीं जाते उस पर, लेकिन हाँ बेसिकली ये ध्यान रखना आप। ठीक है। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे चले। कॉपर में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो क्या करता है, रिएक्ट करता है ये। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई? तो ये तो वही जो मैं कह रहा था उसी के आंसर्स हैं। आप लोग अपने आप से ही लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जाती हैं चीज़ें। आप ध्यान देना, किसी भी मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट का मतलब MCO3, एम मेटल ले लिया मैंने। ठीक है। एम का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना मैंने क्या ले लिया, एक मेटल ले लिया। अब मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों की ही रिएक्शन अगर किससे कराओगे, एसिड से, दोनों की रिएक्शन अगर आप किससे कराओगे, एसिड से, तो क्या बनाएगा, साल्ट, CO2 और वाटर। ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, याद ही रखना है आपको कि कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा,
साल्ट, CO2 और वाटर। ठीक है, ये 3 चीजें बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ कंसीडर करते हैं NaHCO3 और इसके रिएक्शन करा देते हैं HCl से, क्या बनाएगा? NaCl, CO2 एंड H2, ये बनाएगा ना। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे क्या ले लिया, Na2CO3 ले लिया और साथ में HCl ले लिया, तो क्या बनाएगा? NaCl, CO2 एंड H2O, सेम बनाएगा। बस बैलेंसिंग के लिए आप इसे क्या कर देना, 2 कर देना और इसे भी कर देना। इतनी बात क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? ठीक है, अब कुछ बातें यहाँ पे, जैसे अगर किसी ने कह दिया कि एक सेल से अगर आपने एसिड की रिएक्शन करा दी, किससे? एक सेल से आपने किसकी रिएक्शन करा दी? एसिड की, तो क्या होगा? अब आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि एक सेल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा। किसी को याद है कुछ? एक सेल का फॉर्मूला CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अभी आपने पढ़ा ना, कोई भी मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? साल्ट, CO2 और वाटर। एक्सेल भी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्ट करेगा, कोई भी एसिड ले लेते हैं, तो क्या बनाएगा? CaCl2 साल्ट बनाएगा, H2O और CO, यही ना, साल्ट, CO2 और वाटर। अब एग्जाम में आ गया अगर, तो फिर वहाँ थोड़ा आपके दिमाग में रहे चीज़ें तो कर लोगे क्वेश्चन, और कई बार आया हुआ भी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, कंपाउंड्स के फॉर्म में आता है। ठीक है, हाँ वही कह रहा हूँ। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए एक्टिविटी वगैरह में या केस स्टडी में कि जो घर में किचन की फ्लोरिंग की जाती है उसमें मार्बल नहीं यूज करना चाहिए। मार्बल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल, रिएक्ट करेगा तो उसका कलर फेड हो जाएगा या वो डिग्रेड करेगा टाइम के साथ, क्योंकि किचन में बहुत सारी चीजें, लेमन वगैरह और तरह तरह की चीजें हम यूज करते हैं जिसमें एसिड कंटेन हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इतनी बातें समझ आ रही हैं? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, बस इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है? तैयार रहना है इससे। जल्दी नोट करो। पहले वाला भी नोट नहीं किया? पहले वाले में क्या था? इसके पहले वाला सबने नोट कर लिया था ये? जल्दी कर लो, जल्दी ना लाइक। लेकिन ये वाला जो पोर्शन था ना, बता रहा हूं मैं, हर साल एक आध क्वेश्चन रहता है इस वाले पोर्शन से, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। अभी तो मैंने आपको एक दो चीजें बता दी, नॉर्मल रिएक्शन बता दी मैंने, एक्सेल बता दिया मैंने, फ्लोरिंग वाला बता दिया है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। अब एक आध क्वेश्चन और है, वो भी मैं अभी समझाता हूँ। जल्दी नोट करो पहले। चैप्टर देख के लग रहा होगा बहुत रट्टू सा है, और काफी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। जितना याद रखोगे उतना आसानी से हो जाएगा चैप्टर। हम्म, दिमाग दिमाग है कहाँ नालायक है। हो गया? देवजोत हो गया? अनन्या हो गया? अनन्या बताओ, रात रात में घूमती रहती है ना, देखा था तुमने मेरे को? हो गया ना? नहीं हुआ? नालायक, थोड़ा जल्दी करो ना। अब तो हो गया। ये नोट करो, जल्दी करो। आने से
कल कहाँ जाना ही काम है। क्लास का मैसेज किया था, आना चाहिए, आना चाहिए ना फिर। यूट्यूब पे, लेकिन पब्लिक नहीं होता, अनलिस्टेड रहता है। क्लास ना, क्लास में शेयर कर रखी है मैंने, लिंक शेयर कर दिया था। हाँ ग्रुप पे ही, क्योंकि हर कोई ना रोज रोज लिंक मांगता है कहीं ना कहीं से, तो मैंने लिंक डाल दिया था ग्रुप पे, प्लेलिस्ट वाला। तुम्हारे पास नहीं है, तुम कहाँ हो ग्रुप में? फिर चेक नहीं किया होगा, पढ़ता नहीं है ना। हो गया भाई, हो गया ये। तुम ना पिटोगे, एक दो दिन लगेगा मेरे को थोड़ा नॉर्मल होने में, अभी जो तुमने हरकतें की हैं। हो गया? कुछ ज्यादा स्लो नहीं लिखते हो? हो गया? अबे वो लिखना नहीं है, एक्सेल का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, इसलिए मैंने। ठीक है, हो गया। अच्छा एक मिनट ध्यान देना यहाँ पे। पता है, अगर कंफर्मेशन करना हो कि वहां पे CO2 गैस ही प्रोड्यूस हो रही है, तो आपको क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट हो या कोई सा भी हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो भी लिया था आपने, जब उसे आप टेस्ट ट्यूब में रख के हीट करोगे एसिड में डाल के, तो वो क्या करेगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा। जो CO2 वहां से निकल रहा है टेस्ट ट्यूब के बाहर, ठीक है, वहां पे बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल ले जाओ, अगर वो बुझ जाता है तो फिर कंफर्म हो जाएगा क्या है, CO2 है, क्योंकि CO2 क्या करता है, बुझा देता है, जलने नहीं देता। ठीक है, एक तो ऐसे कंफर्मेशन कर दो, या फिर जो CO2 वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है उसे कहां से पास कर दो, लाइम वाटर यानी फ्लैग लाइम से पास कर दो। फ्लैग लाइम से जब आप CO2 को पास करते हो तो ये पता है क्या बनाता है, कि ACO3 बनाता है, और क्या बनाता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना ये इनसॉलेबल है। हाँ, इनसॉलेबल है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, यानी PPT बनाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे, ये तो नॉर्मल था, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या था, CO2 क्या था, लिमिटेड अमाउंट में था, कि मतलब कुछ सर्टेन अमाउंट में मैंने CO2 पास की तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। लेकिन अगर आप इसे एक्सेस में कर देते, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस CO2, लेकिन इसे क्या रखते हैं आप, एक्सेस में, जैसा कि एयर में। जैसे सपोज करो हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो किससे करते हैं, स्लैग लाइम से ही करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। वॉल पे हो गया, अब एयर तो इसमें CO2 एक्सेस में है ना, तो ये बार बार उससे टकराएगा, बार बार उससे रिएक्ट करेगा, तो एक्सेस में है, ये कौन सा खत्म होने वाला है। तो जब एक्सेस में है तो इसे पहले रिएक्ट करके क्या बनाता है, CaCO3 बनाता है, पहले क्या बनाता है, CaCO3 और H2O बनाता है। लेकिन CO2 फर्दर रिएक्ट करता है इससे,
और जब फर्दर रिएक्ट करता है ना नेक्स्ट स्टेप में फिर से CO2 रिएक्ट करता है, पता है ये क्या बनाता है? CaHCO3 का होल ट्वाइस। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है ये आपका सॉल्युबल है, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें क्या आपको, पहली बात ये कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि वहां पे CO2 गैस ही निकल रही है तो टेस्ट ट्यूब के पास क्या ले जाओ, बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल कुछ भी ले जाओ, बुझ जाएगा, इससे भी कंफर्म हो जाएगा। दूसरा, या तो स्लेक्ट लाइम से पास कराओ, और जैसे ही CO2 पास कराओगे तो इंसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा इससे, या इसका कलर जो होता है वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। स्पेलिंग ठीक है? और ये आपका क्या है, कलरलेस होता है। ठीक है, ये कलरलेस होता है और उसका कलर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो आप ऐसे कंफर्म कर सकते हो कि CO2 ही है। नोट कर लो, जल्दी नोट करो। गौरव बातों में ही मत रहा करो बस। और उसमें से क्यों देख रहे हो, बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं है? क्लास में भी बैठ के जल्दी करो जल्दी। एरो का क्या मतलब है? एरो का मतलब बस इतना है कि अगली बार अगर आपको रिएक्टेंट लिखना है, मैंने 2 बार नहीं लिखा, तो CaCO3 H2O और CO तीनों एक साथ लिख के एरो के साथ। नहीं समझ आया? मिल्की ऐसे लिख देना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O कंबाइन होके पता है क्या बनाता है? हो गया? सबका हो गया भाई? अब हमें पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं या फिर इसे कह सकते हैं क्या, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन कह सकते हो। न्यूट्रलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसे कह सकते हो कि H प्लस आयन OH आयन को न्यूट्रलाइज करता है, या OH H प्लस को न्यूट्रलाइज करता है, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे एसिड जब आपका किससे रिएक्ट करेगा, बेस से, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, अच्छा आप एक बात ध्यान देना यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे NaOH की रिएक्शन करा दी किससे, HCl से, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। इसी तरह से किसी की भी रिएक्शन करा दो, जैसे KOH की रिएक्शन करा दो किससे, सपोज करो H2SO4 से करा दो, तो क्या बनाएगा,
K2SO4 प्लस, ठीक है। तो जब भी किसी एसिड की रिएक्शन बेस से कराओगे तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे जो साल्ट बन रहा है ना, हमें पता करना है कि उसका नेचर कैसा है। हमने तो कह दिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जरूरी नहीं है कि जो हर बार साल्ट बन रहा है वो न्यूट्रल ही होगा। वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे दोनों बराबर स्ट्रेंथ के अगर एसिड बेस मैंने नहीं मिलाए तो जरूरी थोड़ी है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। एक अगर वीक एसिड को एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाऊंगा तो क्या दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे कंप्लीटली, नहीं होंगे। जितना एक्सटेंट तक वीक वाला आपके स्ट्रॉन्ग को क्या कर पाएगा, न्यूट्रलाइज कर पाएगा, करेगा, और कुछ एक्सेस जो बचेगा वो रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि दो एसिड बेस रिएक्शन में जो साल्ट बनेगा वो हमेशा न्यूट्रल नहीं है। वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। कैसे पता करेंगे, ध्यान देना। अच्छा पहले ये नोट करोगे, जल्दी कर लो फिर, थोड़ा सा 10 ही मिनट बचा है, मुझे खत्म करना है टॉपिक। हो गया नोट, पेन का कैप ही खा गए। क्या सबका हो गया। नहीं हुआ, हो गया। क्या रे, क्या बचा अभी। हो गया ना। अब ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन तीन का ध्यान रखना। और जब वीक बेस की बात की जाए तो इसके अलावा जो भी बचे, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कोई सा भी हो, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके वीक बेस है। अब बात आती है यहाँ पे कि जब एसिड बेस रिएक्शन होगी, जो साल्ट प्रोड्यूस होगा वो पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से अगर रिएक्ट करता है तो जो यहाँ पे साल्ट बनेगा, ठीक है, वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे और दूसरा, अगर वीक एसिड और वीक बेस अगर रिएक्ट करता है तो भी साल्ट जो बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस अगर रिएक्ट करता है तो कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, तो ये बेसिक सॉल्ट बनाए, ठीक है। मतलब एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का नेचर रहेगा साल्ट का। अब अगर चीजें थोड़ा सा समझे यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे CH3COONA, यही है ना। हमने एसिड्स भी नोट किए हैं और बेस भी। तो एसिड में हम चेक करेंगे कि ये जो एसीटेट आयन है ये कौन से एसिड से आएगा, एसिटिक एसिड से। अगर ब्रेक करके सोचें तो ये एसीटेट आयन किससे आएगा,
CH3COOH से आएगा। और ये Na कहाँ से आया होगा? NaOH से। ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो साल्ट कैसा होगा? बेसिक। इतनी बात समझ आई? ठीक है, मतलब हमें ये लिखना नहीं है, हमें तो डायरेक्ट लिखना है कि वो बेसिक है या एसिडिक है। लेकिन आप अपने दिमाग में बनाओगे कैसे? तो जितना मैंने लिखवाया ना उतने में से ही रहेगा, कहीं अलग से नहीं आएगा कुछ भी। बस आपको चीजें रिलेट करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसका बता दो, NH4Cl कैसा साल्ट है? एसिडिक साल्ट है। कैसे पता चला? NH4 कहाँ से आएगा? NH4OH से। ये कैसा बेस है? वीक बेस है। और Cl कहाँ से आएगा? HCl से। और वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो कैसा साल्ट हो जाएगा? एसिडिक साल्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? NH4Cl लिख तो लोगे, ऐसा साल्ट है नालायक, बाद में ढूंढते फिरना। मैं आपको हर छोटी बड़ी बात को ब्रेक करके इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बोला था क्वेश्चन बड़े नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्कर में आते हैं। और इसलिए क्वेश्चन अब ऐसे ही पूछे जाने लगे। तो जितना आराम आराम से आप सारी चीज़ें ढंग से पढ़ोगे और करते हुए चलोगे, कोई कंसेप्ट मिस ना हो। और दूसरा कि जो भाई अपने आप से बढ़िया नोट्स बना रहा होगा, ध्यान रखना उसी के नंबर भी आएंगे लास्ट में। नहीं तो फिर तो हो गया काम। क्योंकि ना लास्ट में आपको चाहिए रिवीजन, और रिवीजन के लिए आपको थ्योरेटिकल नोट कभी नहीं काम आते। तो आप अपने आप से जितना कंसेप्चुअल नोट बनाओगे, जो जो चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं उन्हें आप लिखते हुए चलोगे, तो रिवीजन में काफ़ी हेल्प रहेगी। नहीं तो थ्योरी के नाम पे वही बुक है, कोई सी भी उठा लो, 4 पन्ना पढ़ने के बाद आप बोर हो जाते हो, उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगती। अंजना पिटोगे तुम। हो गया सबका? हो गया? सबका हो गया? क्या हो गया? क्या हंसे जा रहे हो? अभी बताता हूँ क्लास खत्म होने। अनन्या की राइटिंग देख के हंस रही हो? फिर क्यों हंस रही हो नालायक? हो गया? अगला पार्ट क्या है? एल्कली। ये हो गया ना सबका? फ्राइडे याद है ना तुम लोगों को टेस्ट है? नहीं भूल जाते हो ना, तो मैंने सोचा याद करवा दूं। आज मंडे है। थर्सडे तक सारे डाउट ले लेना अपने अपने। और कोई ना अब्सेंट होने की प्लानिंग मत करने लगना। हाँ यार सही कह रहे हो, नहीं तो पता चले आधी ना, सर मेरे को तो याद ही नहीं था। बता दो फ्राइडे कौन सी डेट है? हम्म।
क्या है, 5 है? हो गया ना ये? ठीक है, आज के लिए इतना ही वो। क्या हो गया तुम तो